दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। साल था 2001 और महीना था सितंबर का, और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हटाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही थी। हटाने की तैयारी क्यों? तमाम तरह की बातें थी कि उम्र हो गई है, प्रेरणादायी नेतृत्व नहीं दे पा रहे, और इन सब के ऊपर जो आरोप अंदर खाने बीजेपी के अंदर लगाया जा रहा था वो ये था कि गुजरात के भुज इलाके में जो भीषण भूकंप आया था उसके बाद राज्य की मशीनरी केशुभाई पटेल के नेतृत्व में उस स्तर पर राहत कार्य नहीं चला पा रही थी जिस स्तर पर भाजपा का नेतृत्व उनसे उम्मीद कर रहा था। यानी भुज के भूकंप के बाद की परिस्थितियां केशुभाई पटेल को पद से हटाने और उनकी जगह नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण कर रही थी। लेकिन आप कहेंगे कि आज ये चर्चा क्यों? आज ये चर्चा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रही है। तब की भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी थी, आज की भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है। बनारस के सांसद और गांधीनगर के सांसद के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कमान है। सत्ता से लेकर संगठन तक सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ इन्हीं दोनों के नियंत्रण में है। और जब सब कुछ इन्हीं दोनों के नियंत्रण में है तो सत्ता किस रूप में अलग अलग राज्यों में पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की तैनाती में दिलचस्पी लेती है, चाहे कांग्रेस रही हो या भाजपा, सबने इस प्रक्रिया को अलग अलग कभी कम तो कभी ज्यादा बड़े पैमाने पर अपनाने का जो काम किया, क्या यही पैमाना अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लागू करने जा रहा है? ये सवाल दरअसल महाकुंभ में जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिस प्रकार लोग हताहत हुए और जिस प्रकार से महाकुंभ के मिसमैनेजमेंट को लेकर जो खबरें आई हैं, वो खबरें भुज के भीषण भूकंप के बाद की राहत कार्यों के मिसमैनेजमेंट की जो खबरें थी उनसे मैच तो नहीं कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर पावर इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिशें गुजरात लॉबी लंबे समय से कर रही है। और पावर इक्वेशन कैसा? पावर इक्वेशन इस तरह से कि सत्ता और सियासत सब कुछ तो हाथ में है ही, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो छत्रप अपने हाथ में नहीं है। एक छत्रप का तो डिमोशन हुआ था, लेकिन काल चक्र का घूमता हुआ पहिया फिर से उनका प्रमोशन कराकर मुंबई में उनकी ताजपोशी करा चुका है, देवेंद्र फडणवीस की। लेकिन दूसरे सीएम जिन्हें मोदी के बाद अगले शीर्ष पद के सबसे बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, उनको किनारे लगाए बिना गुजरात लॉबी अगले 20-25 साल तक दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को केशुभाई पटेल की तरह पद से हटाने के लिए लंबे समय से जो चर्चाएं अंदर खाने चल रही है, क्या अब उन चर्चाओं को मूर्त रूप देने का वक्त, यूं कहें कि माकूल वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कथित गुजरात लॉबी के लिए आ गया है? दरअसल कई सारी परिस्थितियां हैं जिसमें कहा जा रहा है, अंदरूनी सूत्रों की जानकारी रखने वाले लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा बड़ी परिस्थिति गुजरात लॉबी के सामने, इससे ज्यादा आदर्श परिस्थिति शायद ही कभी आए। अब क्यों शायद ही कभी आए? एक तो यह है कि योगी आदित्यनाथ को पद से किसी भी चुनाव के ठीक पहले यदि हटाया जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि 2025 में दिल्ली के चुनाव के बाद एक ही चुनाव है, वो बिहार का चुनाव है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कुछ स्टेक पर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को सब मान चुकी है लगभग कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान आने की परिस्थितियां नहीं बनेंगी। यानी एक बार तो भाजपा को विपक्ष में बैठना होगा, ये बात करीब करीब बीजेपी मान चुकी है। लेकिन अब इसका उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने या उन्हें हटाने से क्या ताल्लुक है? तो क्या ताल्लुक है वो भी आपको बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ की जब यूपी में ताजपोशी हुई, उसके बाद वो हिंदुत्व के नायक बने या ना बने, एक समुदाय विशेष के
जो हिंदी भाषी भारत में ठीक ठाक संख्या में है, डोमिनेंट कम्युनिटी कही जाती है, ठाकुर या राजपूत जाति, उसके एक उभरते हुए नायक के तौर पर जरूर देखे गए। और जब उन्हें उभरते हुए नायक के रूप में देखा गया और जब जब उन्हें पद से हटाने की बात हुई, तब तब बीजेपी और संघ परिवार को यह लगा कि अगर योगी आदित्यनाथ को यहां हटाया जाता है तो कहीं पूरे देश में इसका गलत मैसेज ना चला जाए और हालात चुनाव में वोटों के बूथ मैनेजमेंट में माहिर माने जाने वाले एक समुदाय के वोटों को अपने से पाले से खोकर इसका नुकसान न उठाना पड़े। यह बीजेपी और संघ परिवार की सोच रही और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ कई बार इस तरह की परिस्थितियों से उभरते हुए अपने मुख्यमंत्री पद पर वो सरवाइव करते चले गए। आज की परिस्थितियां वो नहीं है। आज बीजेपी को लग रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा यूपी में, बिहार के ठाकुर नाराज भी होंगे तो क्या होगा, बीजेपी की सत्ता तो जाएगी नहीं, सत्ता जाएगी नीतीश कुमार की और फायदा मिलेगा तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव अपने बूते मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, नीतीश कुमार की जरूरत खत्म, भारतीय जनता पार्टी 5 साल बाद के लिए आमने सामने की लड़ाई के लिए खुद की तैयारी करेगी। यह एक परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति जरा 25 के आगे निकल कर देखें, 2026 में क्या है। 2026 में जो चुनाव है उनमें किसी भी ऐसे राज्य में चुनाव नहीं है जो हिंदी भाषी राज्य माना जाता हो, यानी उत्तर भारत के सत्ता समीकरण और सामुदायिक समीकरणों की सियासत वहां होती हो। मसलन पश्चिम बंगाल अलग तरह की सियासत, वहां ठाकुर ब्राह्मण सियासत का कोई मतलब ही नहीं है। असम, वहां इस सियासत का कोई मतलब ही नहीं है। तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, वहां भी इस सियासत का कोई मतलब नहीं है। तो 2026 में भी इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। लेकिन उसके बाद जो बड़ा चुनाव आएगा वो 2027 का होगा और 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हुआ। और अगर योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हो गए तो फिर भूल जाइए कि सत्ता के शीर्ष पद की होड़ में कभी कोई अमित शाह उनका मुकाबला कर पाएंगे, कभी कोई देवेंद्र फडणवीस उनका मुकाबला कर पाएंगे, कभी कोई और उनका मुकाबला कर पाएगा, कभी कोई हेमंता बिस्व शर्मा दिल्ली का सपना देख पाएंगे। ये सब भूल जाइए, क्योंकि तीसरी ताजपोशी के बाद नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने का रास्ता भी साफ हो गया था, जबकि वो महज 26 लोकसभा सीटों वाले राज्य में लगातार तीसरी ताजपोशी की परिस्थितियों को पैदा कर पाए थे। योगी आदित्यनाथ तो 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 26 से 3 गुने से भी ज्यादा, 26 गुना 3 भी 78 ही होता है, उससे भी 2 ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात लॉबी के लिए योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट ढूंढने का माकूल वक्त क्या यही 2025 और माकूल बहाना क्या महाकुंभ का कथित मिसमैनेजमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के पावर इक्वेशन को जानने वाले लोग कहते हैं कि 26 फरवरी तक इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि 26 फरवरी तक कुंभ चलना है और कुंभ के बाद भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में फैसला ले सकती है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाए। और इसके पीछे कुछ और परिस्थितियां जो यूपी की परिस्थितियां हैं, जरा उन्हें भी जानना जरूरी हो जाता है। यूपी के बाहर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के क्या नुकसान हो सकते हैं वो तो मैंने आपको बताया, और उन नुकसानों को झेलने के लिए बीजेपी के पास क्या ठीक ठाक तंत्र मौजूद है या उन नुकसानों की बीजेपी को परवाह है, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन यूपी के अंदर की परिस्थितियों में भाजपा के लिए क्या आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। तो दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखें या 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखें, 2022 के विधानसभा चुनाव में जो ट्रेलर दिखा वो ट्रेलर इंटरवल के पहले की फिल्म के रूप में लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। ट्रेलर क्या था, वो समाजवादी पार्टी जो कभी 28% वोट लेकर उत्तर प्रदेश में बहुमत तक पहुंच गई थी, वही समाजवादी पार्टी 37.5% वोटों तक अपने गठबंधन के साथ पहुंची, भले ही उसे विपक्ष में बैठना पड़ा, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई थी। पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन का दौर था, चुनावी हिंदुत्व का दौर था। तो मंडलवादी चेतना भी 2012 के बाद पहली बार सर उठाती हुई दिखी थी, जिसमें समाजवादी पार्टी का गठबंधन 37.5% वोटों के करीब जा पहुंचा था। भारतीय जनता पार्टी केवल 5-5.5% वोटों के अंतर से काबिज हुई थी।
अब जो परिस्थितियां हैं उसमें लोकसभा चुनाव के परिणामों को भी उसके आईने में देखने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में सबने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी, 80 में से 43 सीटें जीती। लेकिन 80 में से 43 सीटें जीतने वाला गठबंधन, जिसने बीजेपी को केवल 33 सीटों पर 33 सीट पर समेट दिया, उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो स्लाइड, वो गिरावट कंटिन्यू है? क्या वो अनवरत रूप से जो 2022 से गिरावट देखने को मिली, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 27 तक और ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिख रही है? इंटरवल के बाद की जो फिल्म बची हुई है, पॉलिटिकल फिल्म, क्या वो 2027 में दिखाई दे देगा उत्तर प्रदेश में? दो परिस्थितियों में इसका आकलन हो सकता है। पहली बात, अब तक जो उत्तर प्रदेश के जनमानस के बीच में योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी पहचान के ऊपर उनकी सामुदायिक और जातीय पहचान को स्थापित करने की जो चेष्टा समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने हमेशा की, उसमें उसे कामयाबी लोकसभा चुनाव में काफी हद तक मिल गई थी। और जब ये कामयाबी एक बार मिलती है तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आप किसी भी राज्य के चुनाव को देखें, ऐसा ही होता है कि जब कामयाबी मिलती है तो धीरे धीरे करके वो बढ़ती चली जाती है। विधानसभा चुनाव में सपा 47 से आगे बढ़कर उसका गठबंधन 100-125 तक पहुंच गया। लोकसभा चुनाव में आधे से ज्यादा सीटें उसका गठबंधन जीत गया। और अब विधानसभा चुनाव सामने है और पीडीए का नारा जो लोकसभा चुनाव में चौथे चरण से दिखना शुरू हो गया कि पीडीए वाकई में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो बात है, जाति जनगणना के मुद्दा के जोर पकड़ने के बाद उस आईने में समाज जिस ढंग से खुद को आकलन करने की स्थिति में आ रहा है, तो उस आकलन की स्थिति में क्या चुनावी हिंदुत्व कुछ कर पाएगा? और जब वो चुनावी हिंदुत्व कुछ कर नहीं पाएगा तो याद रखिए, अगर मंडल नहीं चलेगा तो अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के नेता होंगे। अगर कमंडल नहीं चलेगा तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ ठाकुरों के नेता होंगे। और यही परिस्थितियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को विवश कर रही है कि कहीं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखना ठाकुरवाद, कथित ठाकुरवाद को ऊपर में हावी करने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर तो नहीं देखा जा सकेगा। जनता के बीच जब मुद्दा घर करने लगता है तो बड़े से बड़ा गोदी मीडिया का प्रचार तंत्र पीछे छूटने लगता है। आप कहीं भी देखें, फील गुड और इंडिया साइनिंग के पूरे नैरेटिव का क्या हुआ था? क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश में अपने गठबंधन के साथ बुरी तरह से बिखर गई थी। मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात की बड़ी सफलता भी बीजेपी को बचा नहीं पाई थी, 150 सीटों तक भी नहीं पहुंचा पाई थी लोकसभा में। अब यूपी में जो विधानसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट हुआ, क्या वो लोकसभा चुनाव में वहां तक की स्थिति भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए बची रह जाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसलिए सवाल है क्योंकि यूपी में लोकसभा चुनाव में जो चीजें दिखाई दी वो क्या था? बहुजन समाज पार्टी के कमजोर पड़ने से जो दलित वर्ग उत्तर प्रदेश में लाभार्थी चेतना में चुनावी हिंदुत्व की सवारी कर रहा था, अब उसके अंदर संविधान बचाओ के नैरेटिव के सहारे, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रतीकात्मक नेतृत्व के सहारे अखिलेश यादव के गठबंधन में आने में सहूलियत महसूस हुई। क्या यह सहूलियत जब राज्य का चुनाव होगा उस वक्त भी जारी रहेगी? एक सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो दूसरे प्रभुत्वशाली, जो डोमिनेंट ओबीसी वर्ग हैं अदर देन यादव, मसलन कुर्मी, मौर्य, सैनी, कुशवाहा वगैरह, उनके अंदर कमंडल की जगह मंडल, यानी चुनावी हिंदुत्व की जगह पीडीए को प्राथमिकता देने की भावना का संचार हुआ। और तीसरा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने अल्पसंख्यक वोटों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, सिंगल प्लेटफॉर्म, कि उन्हें अब कहीं देखना नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां जो पैदा हुई, क्या इन परिस्थितियों में अब जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी वर्ग उत्तर प्रदेश का है, जिसे बिहार में अति पिछड़ा कहते हैं और उत्तर प्रदेश में कोई सब कैटेगराइजेशन यानी उपवर्गीकरण नहीं है, तो आम बोलचाल की भाषा में ही अति पिछड़ा कह देते हैं, क्या उसके अंदर भी अब चुनावी हिंदुत्व वाले रथ से उतरकर मंडल वाले रथ में सवारी करने का माकूल वक्त आ रहा है? इस सवाल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अभी मानसिक तौर पर तैयार होती हुई दिखाई दे रही है।
तो ये सब परिस्थितियां जिस तरफ जा रही है, अब उसमें सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने के लिए ये सब कारण तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पद पर बनाए रखने के लिए उनके पक्ष में कौन से कारण है, उसकी भी चर्चा जरूरी हो जाती है। तो उन्हें पद पर बनाए रखने के लिए जो बड़े कारण है, उसमें एक ये है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक ठाकुर नहीं बल्कि एक मठ के महंत भी हैं, एक बेहद प्रतिष्ठित मठ के महंत हैं। तो क्या संत समाज, जिसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अच्छा खासा प्रभाव है, क्या उस प्रभाव को योगी आदित्यनाथ के हटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़े रखेगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि ठाकुर समुदाय की बात जब होती है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार छोड़िए, बिहार में तो भाजपा का शासन अभी नहीं है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा काफी हद तक, या गुजरात, इन सभी राज्यों में जो राजपूत समाज की जो एक ठीक ठाक वर्चस्व की स्थिति बताई जाती है कि सामाजिक तौर पर ये काफी मजबूत हैं, आर्थिक तौर पर भी सबल माने जाते हैं, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर खड़े हो जाएंगे? यही इस सवाल का जवाब मिलता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव करना है, ठाकुर बनाम पिछड़ा में किसके वोटों को की जरूरत उसे है, इस प्राथमिकता को तय करना है यूपी में बीजेपी को। लेकिन यूपी के बाहर बीजेपी को जो तय करना है वो ये है कि क्या ठाकुर वोटों के बिना वो चुनावी हिंदुत्व की उसकी नैया पार लग पाएगी। दरअसल यूपी के बाहर कहां की बात करें, बिहार की बात मैंने बताई कि 25 में चुनाव है, जहां बीजेपी का कुछ भी स्टेक पर नहीं है, वहां नीतीश कुमार और लालू यादव का ही स्टेक पर है। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे नॉन हिंदी स्टेट में चुनाव 26 में है, जहां बीजेपी का भी कोई बहुत बड़ा स्टेक पर नहीं है और योगी आदित्यनाथ के बने रहने या हटने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ना है। लेकिन 2027 का यूपी और 2028 में भाजपा के सबसे बड़े गढ़ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या होगा, इस सवाल के लिए जितने देर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने या उन्हें हटाने का फैसला लिया जाएगा, उतना ज्यादा उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब हो सकता है, राजनीतिक परिणाम। लेकिन जितना जल्दी उन चुनाव के जितना ज्यादा पहले योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए रखने या हटाने से संबंधित फैसला लिया जाएगा, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लान बी के तहत एक वोटों की नाराजगी को दूसरे वोटों को साधने की रणनीति पर चलने के लिए ज्यादा पर्याप्त मौका मिलेगा। तो इस वक्त जिस प्रकार से प्रयागराज से तस्वीरें आई, जिस प्रकार से एक ऐसे चैनल को मैंने आज देखा जिस चैनल के संपादक दिल्ली की सत्ता के नंबर 2 के बेहद करीब माने जाते हैं, वो चैनल सीधे सीधे और उसका रिपोर्टर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रशासन को सीधे सीधे दोषी ठहराता दिख रहा था, वो साफ जाहिर कर रहा था कि कहीं ना कहीं इशारा तो मिला हुआ है। और जब इशारा मिला हुआ है तो सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि 2002 में जो कुछ भी गुजरात में हुआ, जो कुछ भी गोधरा में हुआ, क्या उस वक्त के मुख्यमंत्री को उससे माफ किया जा सकता है कि एक मिसमैनेजमेंट के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सत्ता को कहीं ना कहीं कसौटी पर परखने की कोशिश की जा सके? ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, चुनावी हिंदुत्व के रंग में रंग चुके लोगों के लिए, और इन सब से आगे बढ़कर पूरे देश के अंदर बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या पूरा देश और पूरे देश के बीजेपी के कार्यकर्ता क्या गुजरात लॉबी का पिछलग्गू बनकर रहेंगे, और जो भी गुजरात लॉबी को चुनौती देने की कोशिश करेगा, क्या उसकी चुनौती को दरकिनार करने के लिए बड़े से बड़ा विकेट भी गिरा दिया जाएगा? यही वो सवाल है जहां भाजपा को अपने अंदर भी लाइन खींचनी है, अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला भी लेना है इन चुनाव के आईने में, और इन सब से आगे बढ़कर वो फैसला भी लिया जाना है कि आखिर नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकार किसके पास जाना है। और उस उत्तराधिकार के बाद की बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी उस रूप में होगी कि क्या गुजरात के अंदर ही भाजपा का मौजूदा नेतृत्व अपनी पूरी ताकत को समेट कर रखने और वहीं से पार्टी चलने और पार्टी को चलाने की नीति को आगे बढ़ाएगा, या फिर इस देश की
बहुविविधता वाली संस्कृति को देखते हुए एक बड़ा और पॉलिटिकल कैनवास खींचने की कोशिश की जाएगी, जिसमें चाहे हिंदी भाषी भारत हो या नॉन हिंदी भाषी भारत हो, चाहे ढोकला खाने वाला समाज हो या डोसा खाने वाला समाज हो, चाहे चंपारण मटन खाने वाला समाज हो या मसाला डोसा खाने वाला समाज हो, या चाहे बड़ा पाव खाने वाला समाज हो या मछली चावल खाने वाला समाज हो या पोहा खाने वाला समाज हो या फिर कहीं ना कहीं दूध दही का खाना जय जय वीर भूमि हरियाणा, इस खाने को, इस भोजन को प्राथमिकता देने वाला समाज हो, इन सब के बीच कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा? सामंजस्य तो फिलहाल बीजेपी के अंदर ही बैठता नहीं दिख रहा। देखते जाइए, फिलहाल तो नजारा जो दिख रहा है वो यही है कि दिल से दिल मिले न मिले, हाथ से हाथ मिलाते चलो की भी अब मियाद पूरी होने वाली है, और वो मियाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से पूरी होने की खबरें आ रही है। पहला विकेट योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद से गिराया जाएगा, या फिर पहला विकेट जेपी नड्डा का गिराया जाएगा? अब तो साफ दिख रहा है कि रनिंग बिटवीन द विकेट अगर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बीच हो तो रन आउट कौन होगा, यह सवाल खड़ा हो रहा है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।